हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के हम लोग बाल विकास सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आप सब जानते हो कि बेटा इस परीक्षा के लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो भी ओरिजिनल और बिल्कुल फ्री, कहीं से कोई भी मिलावट का सामान ये नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल प्योर तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे और ओरिजिनल पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे होगा क्या कि जब हम पेपर को एनालिसिस करेंगे तो एक तो क्वेश्चन का नेचर हमें समझ में आता है, दूसरा बेटा क्वेश्चन जो होंगे ना इसी डिस्कशन पार्ट से, इसी एनालिसिस से ही बनता है। सीटेट की विशेष बात यही है, इसलिए इस परीक्षा के लिए पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो विद्यार्थी अभी तक क्वालिफाई नहीं करे हैं या इस बार उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बेटा बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें, पढ़ें और ये गारंटी है कि दिसंबर आने तक मैं आपको बहुत अच्छा कर दूंगा, बहुत अच्छा आपका लेवल इसमें कर दूंगा, ठीक है। सेशन बेटा अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा कि अगर कोई इश्यूज़ आपको होते हैं, कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम आती है या कुछ और जानना चाहते हो तो ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। अगर किसी विद्यार्थी को CDP का मतलब बाल विकास का नोट्स चाहिए हो, पढ़ना चाहता हो तो यहाँ आके मुझे वो कॉन्टैक्ट करेगा, उसे ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो बहुत ही कम कीमत में है, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कल हम लोगों ने सबसे पहले तो जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें क्योंकि अभी आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। आप सब जानते हो कि कल हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया हुआ था। 1 से लेकर 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे। आज हम लोग 15 से 30 डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि एनालिसिस में बेटा टाइम लगता है और मुझे आंसर बता के जल्दी भागना नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को 30 में से 30 नंबर चाहिए, सॉरी ये मैं यहाँ पे 15 लिखने वाला था, है ना। अगर किसी को बाल विकास में 30 में से 30 नंबर चाहिए ना तो वो जुड़े और लेक्चर को कंप्लीट देखे, ठीक है। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 चाहिए तो, कम चाहिए हो तो कम दर देख लेना, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। मैं आपको साथ में कंटेंट भी बताता चलूँगा। समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में सीखने का काम करते हैं। सभी प्रकार का इन द सेंस उनकी चाहे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ा बहुत उनको समस्या हो, IQ लेवल उनका अलग हो, मतलब यूँ समझिए कि वो अगर विशिष्ट विद्यार्थी भी है उसको समावेश करके हम लोग साथ बैठा के पढ़ाने का काम करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा का जो उदाहरण नहीं बनेगा उसका उत्तर हमें देना है। तो देखिएगा फर्स्ट वाला लिखा है कि विविध दृष्टिकोणों का समावेश। देखो ये तो समावेशी कक्षा की विशेषता ही है। उचित समावेशन समझते हो ना। उचित समावेशन का मतलब हो जाता है कि मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होगा उसकी नीड को ध्यान में रखते ही हम लोग समावेशन करेंगे और समावेशित कक्षाओं का समावेशी नियमों का पालन करेंगे। विभेदित निर्देश देने का मतलब ये हो गया है कि देखिए जब अलग अलग तरीके का बच्चा बैठा होगा ना तो इंडिविजुअल अटेंशन अगर किसी पर हमें फोकस करना है या देना है तो उस बच्चे के साथ हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन उसको करेंगे ना, क्योंकि हर किसी की क्षमता कैसी होगी, अलग होगी। कक्षा में हम एक ही साथ एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन सभी को नहीं देंगे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आप क्या नहीं करोगे वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। मतलब ये है, लोकाचार तो समझते ही हो क्योंकि हमारे समाज में एक चीज़ व्याप्त है कि दो बच्चों के बीच इसमें कॉम्पिटिटिव या
कह सकते हो कंपेयर कराना, उसकी उनकी एबिलिटीज़ के बीच उनको कंपेयर कराना कि देखो कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, वो भी अंकों के आधार पर ना। तो ये लोक का आचरण रहा है अब तक। तो ऐसा कोई सामाजिक स्तर की प्रतिस्पर्धा हम नहीं कराएंगे, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे जिससे कि हम अंकों के आधार पर किसी भी बच्चे की एबिलिटी की जांच करें। ठीक है, हम सभी बच्चों को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। क्लियर? तो उम्मीद है आपको 15 नंबर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 16 नंबर में आप ध्यान से देखेंगे, बच्चा अगर जो बच्चा प्यार से देखेगा, समझेगा, ध्यान से सुनेगा, ये गारंटी है। देखिए एग्जाम दे के आओगे चीज़ें तब पता चलती हैं, लेकिन मेरे लेक्चर के तुरंत बाद 3 लेक्चर और आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका थंबनेल बहुत अच्छा लगा हुआ ना कि पहली बार में इतने क्वेश्चन पढ़ लो आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल इतने नंबर ले आओगे। हवाई भी मत रहिए, मेहनत करनी पड़ती सबको यार, ऐसे आसानी से सब चीज़ें हो रही होती तो 23 लाख आवेदन पर 2.5 लाख लोग पास आउट नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सक्सेस हो जाओगे। पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कहने कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि अच्छा हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। रचनात्मक मूल्यांकन आप जानते ही हो, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बात सही है, करेंगे भी। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, मतलब अपना ओपिनियन उसके ऊपर देंगे, है ना, कि बच्चे का बिहेव कैसा है और वो क्या कर सकता है ना, उसकी पूरी एनालिसिस होती है उसमें। सी नंबर देखेंगे कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अंतिम उत्पाद समझ तो मतलब जैसे कि हम लोगों के साथ होता था, आज भी विद्यालयों में होता है कि बच्चे का सपोज दैट आपने 8th स्टैंडर्ड में प्रवेश तो दिला दिया, लेकिन पूरे साल पढ़ाई के दौरान बच्चे को कहीं पर भी असेस नहीं किया गया, कहीं उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है, सीधे एनुअल एग्जाम में उसको झोंक दिया गया, बैठा दिया गया। अब एनुअल एग्जाम के मार्क्स तय करेंगे कि आपके अंदर क्षमता कितनी थी। तो हो गया ना अंतिम उत्पाद। वहां आपको या तो पास आउट किया जा रहा है या तो फेल किया जा रहा है। फेल हो रहे हैं तो ये पता चलता है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं थी। ठीक है ना, लर्निंग प्रोसेस के दौरान कभी उसको कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट हो रहा नहीं हो रहा, कौन से सब्जेक्ट को सीखने में उसे प्रॉब्लम्स हो रही, पूरे साल इन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय सीधे एनुअल एग्जाम उनके साथ किया गया और मिले या दिए गए अंकों के आधार पर किसी भी बच्चे की योग्यता निर्धारित कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि रचनात्मक मूल्यांकन में यही बात तो नहीं होती। तो मतलब वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं बैठा होना चाहिए। डी ऑप्शन देखिएगा, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठोस सबूत पेश करने का मतलब है कि भाई अगर कोई बच्चा सीखेगा तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रेजेंट करेगा, अपने बिहेव में लेके आएगा, है ना, और वो चीज़ें परिलक्षित हो जाएंगी। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सी विकल्प मौजूद ना हो, ABD। क्लियर? तो उत्तर सही हो गया। चलते हैं भैया 17 नंबर में। उम्मीद है सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आसानी से आ गई होगी। बच्चा साथ रहोगे तो वाइगोस्की के अनुसार एज अ एस्केप फोल्डिंग में आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां पर आप एक अच्छा स्कोर कर सकोगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से, जरूरत नहीं है यार कि बहुत ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ें, समझिए सीधे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको मास्टरी हो जाए। मास्टरी समझ तो ना, महारत लक्ष्य अभिविन्यास का मतलब हो गया कि वो अप्रोच जिससे आपको किसी भी विषय में निपुणता हासिल हो, महारत हासिल हो जाए, आप उसमें स्किल्ड हो जाएं, मास्टरी आपको मिले। तो देखिएगा क्या उत्तर बन सकता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ये गलत बात है, इसके लिए कोई वो बात नहीं, है ना, ये तो रिग्रेट करने वाली बात हो जाती ना। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बनेगा। देखिए कैसे, किसी कार्य के लिए आप सोच रहे होंगे गुरुजी यार पहले ही आंसर बना दिया आप। नहीं भैया, आप भी मेरी तरह हो जाओगे अगर आप पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लोगे तो हर ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता
हमेशा नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन एक सरसरी नज़र में देखोगे और उस ऑप्शन तक आप पहुंच जाओगे जो लगभग सही होगा। उसके बाद पढ़ने के बाद कंफर्म हो जाएगा। किसी काम के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगर आप महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करना चाहते हैं तो ये कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से समझेंगे। बेटा परेशान ना होइएगा, अच्छे से पढ़ोगे, मज़े आएंगे यार। देखो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर किस तरीके की उसकी भूमिका होगी, वो विकल्प हमको ढूंढना है। तो देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका होगी, देखो मुझे आलम्बन दिख गया। इंग्लिश में इसकी फोल्डिंग कहाँ दिखा भाई, कौन सा नंबर था, सेकंड है, ये देखिए दिख रहा है इसकी फोल्डिंग, ये देखिए, बस बात खत्म हो गई। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, बात तो सही है, और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन करता है या आलंबन प्रदान करता है। आलंबन के बारे में हमने बता दिया है। जिन विद्यार्थियों को इसके फोल्डिंग या जेडपीडी के या वाइगोस्की के संबंध में बात ना पता हो तो मैंने बेटा वाइगोस्की का लेक्चर कर दिया है। वाइगोस्की का जो लेक्चर है वो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज इसको पिन कर दूंगा, वहाँ से भी जा करके आप वाइगोस्की को प्रॉपर देख लेंगे तो आलंबन है, जेडपीडी है ना, और क्या सोशल और कल्चरल जो होते हैं कल्चर जो होते हैं वो किस तरीके से आपके कॉग्निशन पर इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आते हैं 19 नंबर को, ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, देखिए एक बात तो है कि हमारे समाज में जेंडर बायस कल भी था, आज भी है, और ऐसा लगता है कि आगे भी रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले की अपेक्षा आज बेहद कम हो गया है। अब कई बार जेंडर बायस जाने अनजाने में हो जाता है, क्योंकि वो कल्चर में कहीं ना कहीं था, इसलिए हमारे बिहेवियर में कई बार वो दिख जाता है। बाकी जानबूझकर बहुत सारी समाज में नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी है। तो जानते हो क्या है, अगर आप इसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो या जेंडर या सेक्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, इन चीज़ों को रखा जाए, इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो इसके लिए आपको जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत होगी। बच्चों के साथ इस पर विशेष चर्चा करनी पड़ेगी। बच्चों को बताना होगा कि जेंडर और सेक्स दोनों अलग चीज़ें होती हैं। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक रचना है, समाज द्वारा तय कर दिया गया है कि ये स्त्री हैं और पुरुष हैं, और उनके कामों में भी बंटवारा कर दिया गया है। जबकि सेक्सुअली हम लोगों के अंदर या बायोलॉजिकली हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस जरूर पाए जाते हैं, बट सामाजिक स्तर पर इसके कोई अंतर देखने को नहीं मिलने चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। जिन विद्यार्थियों को जेंडर बायस या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप्स, बेटा इसको ध्यान से समझ लो ना, दो नामों से ये जाना जाता है, जेंडर बायस है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स बोला जाता है। तो ये होता क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारे समाज में दो लिंग हैं, दो जेंडर हैं, एक है स्त्री, दूसरा है पुरुष। दोनों में से किसी एक जेंडर के साथ अगर किसी भी स्तर पर, किसी भी समाज में, किसी भी समाज के द्वारा शोषण किया जाता है या उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जेंडर बायस है ना। ये तय करना कि लड़कियों का काम झाड़ू पोछा ही करना है, स्कूल तो लड़के ही जाएंगे, या बाहरी भरकम काम लड़के ही करेंगे, या बाहर के काम लड़के ही देखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं। आज लड़का और लड़की दोनों समान रूप से हैं, ठीक है। और अगर ये हम चीज़ें समझेंगे तो हमारे मस्तिष्क में एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। 20 नंबर में आएंगे, देखेंगे बेटा बात समझ में आ गई होगी कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने की ज़रूरत क्यों है। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, नोटिस कीजिएगा, चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता। तो ये तो वही बात आ गई कि वेरिएबल को एक वेरिएबल के फॉर्म में मानना।
अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, जैसे कि गणित में होता नहीं कि माना संख्या x, ठीक है, के दौरान विकसित होती है। तो देखिएगा इन्होंने संज्ञान को विकसित करने के 4 लेवल उन्होंने बताए थे, जिसमें अंतिम चरण में ही अमूर्त चिंतन का विकास होता है, औपचारिक चिंतन का विकास होता है, और ये एक प्रकार का औपचारिक चिंतन है या अमूर्त चिंतन है, इसलिए अमूर्त वाला ऑप्शन ढूंढ लो। तो देखिएगा 2 ऑप्शन तो आपके बनने नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यहाँ अमूर्त ना होके मूर्त है। अब बात आ जाती है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। अब आगे देख लो, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक तो ठीक है, दूसरे में क्या रखोगे? विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं भैया, आपका थर्ड ऑप्शन उत्तर बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके की जो घटना है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है माना संख्या x, ये बीजगणित और उसकी गणना करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि अलजेब्रिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं वैल्यू फाइंड आउट तो करना ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जिन विद्यार्थियों को तनिक भी ये बात कम समझ में आई है तो बेटा चिंता करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। आप पियाजे को उठा के देख लो, मेरे लेक्चर को प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशल पेडागोजी के नाम से, और इसको भी मैं आज यहाँ पे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके प्रॉपर देख लो यार, झंझट खत्म करो, है ना। बार बार पियाजे के ऊपर नीचे बोलो, मैंने कंप्लीट लेक्चर किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार करता है। क्या? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ लेता है, आँख को बार बार बंद करता है, मूंदना मतलब पलक का झपकना, और रगड़ता है, उसकी आंखें लाल और सूजन उनमें आ जाती, अक्षरों को पहचान करने में भ्रमित होता है। ऐसे बच्चे कम देखने को मिलते हैं, बट मिलते जरूर हैं भैया, उनको दृष्टि संबंधित समस्या है, इसलिए उनकी बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। अब इस बार बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन का आ गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप समझते हो, और बड़ा ट्रेंड में है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन यहाँ से वही बच्चे अच्छा जवाब दे पाते हैं जिनका कंटेंट अच्छा हो या थ्योरी पर अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, बनाते हैं भैया अपनी मजबूत पकड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बात तो सही लिखी है, गलत तो नहीं लिखी है भाई, है ना। तो इसका मतलब ये तो सही है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता। नाना, समावेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समाप्त कैसे करेगा, वो तो उसमें शामिल करता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बना कि ए ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन आर तो गलत ही लिखा है। व्याख्या करना न करना एक अलग विषय हो जाता है। 23 नंबर में हम लोग आएंगे, कहते हैं कि लियो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के। अब देखो बेटा बात समझिएगा, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन तनिक भी वजन लगे कि टफ हो रहा समझने में, वो वाइगोस्की के पूरे कंप्लीट लेक्चर को देखे जा करके, ठीक, प्लेलिस्ट में लगा है, जरूर देखिए, और प्रॉपर देखना पड़ेगा, ढूंढिएगा मत, तलाशना मत कि यार इसमें ये मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, अपन काम बन जाए। ठीक है, कारण क्या है, देखो यहाँ पर इन्होंने MKO को यूज कर लिया। लियो वाइगोस्की के जो बच्चे MKO के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, MKO मतलब ये 2 ऑप्शन बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ MKO नहीं है। अधिक जानकार अन्य, ये MKO कहलाता है, अंग्रेजी में जाके देख लो, मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आना, इसको फिल करना है, माना कि सेकंड ऑप्शन, तो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के बस बाहर है। देखिए ये जो MKO होता है ना, वो ZPD के अंदर आता है। समीप दूराभिमुख का मतलब हो गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप देख लो ना इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग शॉर्ट में बुलाते हैं ZPD। तो ZPD का एक पार्ट है, इसलिए वो अंदर होगा, इसलिए 23 नंबर का सही जवाब बनेगा फर्स्ट। 24 नंबर
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने 30 क्वेश्चन एक साथ क्यों नहीं कराए, बेटा 1.5 घंटे क्लास निकल जाएगी कम से कम। देखो एक तो मेरे स्वभाव में है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और पेडागोजी अगर हम सीखेंगे नहीं तो वहाँ जवाब क्या देंगे, हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स करने थोड़ी आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और बीच बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होता है। खैर, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो अगर कोई विद्यार्थी विचलित है, कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो उसको थोड़ा सा मैनेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना नहीं भैया, इससे बच्चे में ऊब आ जाएगी। छात्र को सख्ती से सख्ती शब्द लगा है, बात ही खत्म कर दो। छात्र के साथ आप कोई सख्ती नहीं करोगे। 4 नंबर देखो, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करोगे। पुलिस वाले नहीं हो, अध्यापक हो, बच्चे को प्यार से ही डील करना है, बार बार मैंने समझाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बन जाता है स्वनियमन। मतलब क्या हो गया, जिसको आप सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल मत कहिएगा, कंट्रोल और रेगुलेशन में फ़र्क होता है। कंट्रोल हो गया नियंत्रण, और हिंदी में रेगुलेशन का मतलब भी नियंत्रण होता है, लेकिन शुद्ध रूप में नियमन होता है। नियमन का मीन हो जाता है कि उन चीज़ों को रेगुलेट करना या उन चीज़ों को ठीक ठाक करके अपने नियंत्रण में करना। समय प्रबंधन के लिए एक छात्र को टाइमर देना, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन सही है। 25 नंबर फिर से देखिएगा कि आपको फिर से एक बार असर्शन और रीजन का क्वेश्चन मिल चुका है। अब ये देखना है कि उत्तर सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 25 नंबर में उत्तर क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है। बात तो सही है, यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो। स्कूल में जब जब भय पैदा कर दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, बच्चे को लगेगा कि स्कूल और घर में बहुत बड़ा अंतर है, उसके विचारों और भावनाओं को महत्व देने का स्थान स्कूल ना होकर के घर होगा, तो फिर वो विद्यालय क्यों आएगा, ठीक है। भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बात ऊपर वाली देखो बिल्कुल ठीक लिखी, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, ये भी बात सही लिखी है। और इसीलिए ऊपर वाले को आर जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसका उत्तर बनेगा फर्स्ट, ठीक है। आइए 26 को देखेंगे। कहते हैं कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का एक मूल सिद्धांत होगा, ठीक है। तो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या बनेगा उसको हमको समझना है ना। तो ये लगा लीजिएगा 3rd नंबर, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण वो करते हैं। तो ये संरचनावाद के लिए की ओर अप्रोच करता हुआ ऑप्शन लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3rd ही बनेगा, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं बनेंगे इस पर बात कर लेते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन। शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए। देखिए, जब जब किसी को नियम गिनाए जाएंगे तो वो नियम भूल जाएगा, उसके वो व्यवहार में आएंगे नहीं, ठीक है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है, ये भी गलत है ना। निष्क्रिय वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से ये गलत हो जाता है। तो 26 नंबर में सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 3rd। अब आएंगे हम 27 नंबर में, और 27 नंबर को आप देखेंगे कि एक बार फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है बेटा। कल मुझे याद आ रहा कि करीब 2 या 3 क्वेश्चन मिले थे, अब तक मुझे 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं असर्शन और रीजन के। देखा जाए तो CDP के 30 क्वेश्चन में तो 6 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजनिंग के ही हो गए। अब बचते हैं 24,
तो उस 24 में से एक आधी गलतियां, एक आधे क्वेश्चन आपको पहले से भी ना पता होंगे कि इसका उत्तर सही क्या बनेगा। तो बेटा अगर आप 20 नंबर पे काम करोगे तो नंबर आपके घट जाएंगे। इसलिए असेशन और रीजन वाले क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको थ्योरी का पता होना ज़रूरी होगा कि किसने क्या कहा है, कम से कम ये बात तो पता हो। एक बच्चा किसी काम को करने में जितना कम सक्षम है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखी भैया, बिल्कुल, मतलब मज़ा आ गया स्टेटमेंट को पढ़ के, बिल्कुल फैक्चुअल है। ठीक, अब देखो, बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप में नहीं मापा जा सकता। देखिए सटीक रूप में ही तो मापा जा सकता है। तो पहली बात तो आर ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। जब ये गलत हो जाएगा तो फिर ऊपर वाले की व्याख्या कैसे करेगा, मतलब नहीं करेगा। मतलब ए तो सही 60 लिखा हुआ है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आर जो है वो गलत लिखा है। किसी बच्चे की आईक्यू टेस्ट करने के बाद उसकी क्षमताओं के संबंध में काफ़ी हद तक सटीक गणना करी जा सकती है। ठीक है, 28 नंबर को ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं, इसका मतलब हो गया कि हमें वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखना होगा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभाता। बात समझ आ रही ना। तो इन्होंने कहा कि यह एक रेखीय है, देखो ये बात गलत लिखी है ना भैया। आपका सामाजिकरण रेखी कैसे हो सकता है, एक सीधी रेखा में चलता है क्या? नहीं नहीं, जब विकास एक रेखी नहीं है तो कैसे हो सकता है? एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ भाई, सामाजिकरण जटिल प्रक्रिया है। अगर समय पर समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं हुए तो आप लेट हो जाओगे, सामाजिक गतिविधियां आप नहीं सीख पाओगे। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बात तो सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, भी सही है। तो उत्तर बनेगा BCD, क्योंकि इसी में आपका ए नहीं है। यहाँ भी ए बैठा हुआ है, देखो यहाँ भी ए बैठा हुआ है, यहाँ भी ए बैठा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ BC लिखा हुआ है, BC से काम न चलने वाला। 29, ओहो 29 में देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है आपका, अभिकथन और कारण वाला। मतलब यार 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे हिसाब से ना, और ये पेपर आपका 2024 का ही तो है। तो देख लो भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा कंटेंट को। ठीक है, काम नहीं चलेगा, ढुलमुल रवैया बिल्कुल ना चलेगा भाई। देखिएगा, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कहने का अर्थ ये हो जाता है, ये 29 नंबर है, कहने का अर्थ ये हो जाता है कि ऊपर वाली बात बिल्कुल सही लिखी। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है कि जब कोई बालक मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करे। ये कोई सबके लिए निश्चित या निर्धारित किया जाने वाला वक्त तो नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी सही बात है। और ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ वो विकास की ही घटनाएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। 30 नंबर आपका लिखा हुआ है, बड़ा ही सरल सीधा सा क्वेश्चन है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका जवाब सही क्या बन सकता है? देखिएगा, 3rd नंबर जवाब सही बनेगा कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। फिर से पढ़िएगा इसको। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल की पुरस्कृत करके, है ना। मतलब उसको थोड़ा सा स्वतंत्र किया जाए और उसको ये कहा जाए कि छोटे छोटे टास्क जो उसको दिए जाएं, अगर इसमें आप सक्सेस हो गए तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगा या शाबाशी दूंगा, है ना, आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको सभी बच्चों के मध्य, है ना, खड़ा करके आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ठीक, तो ऐसे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो होगा शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय विकसित हो जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 30 क्वेश्चंस करने के बाद चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। और बच्चा इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रॉपर देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अगर आपको सेशन और चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और
इससे पहले वाला मतलब कल वाला लेक्चर भी ज़रूर देख लेंगे, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको जिन विद्यार्थियों ने आज देखा और कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले कल वाला देखें फिर आज देखें, तभी वो सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए।